हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कलाएँ। आज एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं करंट सिचुएशन जो कि दिल्ली और एनसीआर में है कि आए दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ स्ट्राइक किया। तो हम लोग देखेंगे ये अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, दिल्ली में क्यों इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे क्या ये छोटे छोटे अर्थक्वेक्स एक बड़े अर्थक्वेक का सिग्नल है, क्या ये बताते हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और जो आसपास के शहर हैं यूपी के, लखनऊ, कानपुर और जो यूपी का जो जितना सिनेरियो है वहाँ के शहरों के लिए ये दिल्ली के अर्थक्वेक्स क्या चिंताजनक है, क्या यूपी के लोगों को, लखनऊ, कानपुर के लोगों को चिंता करनी चाहिए इन अर्थक्वेक्स को लेकर के। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जल्दी से हम लोग देखते हैं ये सारी बातें। अब पहले देखते हैं कि जो न्यूज़ आती है कि अर्थक्वेक्स इन नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन विच इंक्लूड्स दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ एट्सेट्रा। ये सारे एरिया जो दिल्ली के आसपास हैं इनको हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन में बोलते हैं। अप्रैल से यहाँ पर इस पूरे एरिया में 15 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स विटनेस किए गए हैं। और ये 15 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं, इन अर्थक्वेक्स ने जो लोग हैं वहाँ पर, उनके अंदर डर की भावना पैदा कर दी है। लेकिन ये जो अर्थक्वेक्स आए हैं ये सारे माइल्ड और मीडियम इंटेंसिटी के हैं। ये अर्थक्वेक्स ऐसे आए थे जिनसे बहुत ज़्यादा या एकदम ज़ीरो या बहुत ही मिनिमम नुकसान हुआ है पूरे जहाँ पर भी अर्थक्वेक आया है दिल्ली और उसके एनसीआर रीजन में। सो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज की तारीख है जो 6 जुलाई। जो लास्ट अर्थक्वेक आया था दिल्ली एनसीआर में वो 3 जुलाई को आया था। 3 जुलाई को 4.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक दिल्ली में आया था। उसके पहले 8 जून, 3 जून, 1 जून, फिर 1 जून, 29 मई, 15 मई, 10 मई, 6 मई, 3 मई, 16 अप्रैल, 13 अप्रैल और 12 अप्रैल को ये इतने मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक आए। और ये जो बगल में ये लिखा है दिल्ली, फरीदाबाद, रोहतक, ये इनके एपिसेंटर्स थे। एपिसेंटर वो जगह होती है जहाँ पर अर्थक्वेक का पहला इफेक्ट विटनेस किया जाता है। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये एक अनयूजुअल फिनोमिना है दिल्ली वालों के लिए? तो नहीं, साइंटिस्ट ये कहते हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये बिल्कुल भी अनयूजुअल फिनोमिना नहीं है। दिल्ली में ऑन एवरेज हर महीने 1 से 2 मीडियम टू माइल्ड इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों लोगों को, लेकिन हो सकता है वो अर्थक्वेक्स लोगों को एक्सपीरियंस ना हो। ओके, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक डिटेक्टर्स लगे हैं वो दिल्ली रीजन में लगे हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 अर्थक्वेक डिटेक्टर्स दिल्ली में लगे हैं, जिसकी वजह से माइल्ड से भी हल्के अर्थक्वेक्स भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही अनयूजुअल फिनोमेना है, ठीक है। ये बहुत ही यूजुअल फिनोमेना है। हर महीने दिल्ली में 1 से 2 माइल्ड टू लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते हैं। सो इसमें जो रिक्टर स्केल लिखा है, रिक्टर स्केल क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिक्टर स्केल इज अ स्केल ऑफ नंबर्स यूज्ड टू टेल द पावर और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। जो रिक्टर स्केल है ये एक नंबर की स्केल होती है जिससे हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या पावर बताते हैं। चार्ल्स रिक्टर ने इसको डेवलप किया था 1935 में। इसका मैग्नीट्यूड 0 से स्टार्ट होकर के 10 से ऊपर तक जाता है। 0 से जो 5 स्केल तक के अर्थक्वेक्स होते हैं वो माइक्रो, माइनर और लाइट होते हैं। इनसे कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज या कुछ भी नुकसान नहीं होता है। जो 5 से ऊपर के अर्थक्वेक होते हैं उसमें डैमेज की इंटेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाती है। सो अगर आप ये वाले अर्थक्वेक्स देखें, सारे जो जितने भी एनसीआर में आए हैं, तो इनकी जितनी मैग्नीट्यूड देखें ये सारे मैग्नीट्यूड 5 से कम है। तो 5 से कम है इसका मतलब इनका जो इंटेंसिटी है बहुत ही माइल्ड और माइक्रो है। इनसे कोई भी डैमेज रिकॉर्ड नहीं किया गया अभी एज अ मेजर डैमेज। ओके, तो हम लोग पहले से देख लेते हैं कि न्यू दिल्ली और एनसीआर का लोकेशन कहाँ है, साथ में लखनऊ, कानपुर और हिमालयाज का लोकेशन कहाँ है, जिसको हम लोग अपनी वीडियो में आगे यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत।
ये गूगल मैप का एक पोर्शन है, गूगल मैप का एक क्लिपिंग है। इसे मैं अगर मैं जूम करता हूँ तो ये आप पोर्शन देख रहे हो, जो कि ये पोर्शन न्यू दिल्ली का है। इसके पास ये गुरुग्राम है, ये नोएडा है, ये मेरठ है। ओके, तो ये टोटल पोर्शन जो है ये एनसीआर में आते हैं। ये पोर्शन देखो आप, ये फरीदाबाद का है, इसको हम लोगों ने अभी देखा, गुरुग्राम। ओके, ये न्यू दिल्ली। अब अगर हम लोग देखें तो अ, ये हमारा पोर्शन इधर, यहाँ पर ये है हम लखनऊ, इसको नवाबों का शहर बोलते हैं। ये हमारा लखनऊ, ये हमारा कानपुर। ओके, अब अगर हिमालयाज की लोकेशन देखते हैं तो मैप को मैं जूम आउट करता हूँ। जूम आउट अगर मैं करूँ मैप को, तो ये नेपाल है। ये जो आप पोर्शन नेपाल का देख रहे हो, उसके बाद अगर मैं इसका सैटेलाइट मैप ऑन करता हूँ, तो सैटेलाइट मैप ऑन होने के बाद ये हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये जितना भी वाइट पोर्शन आप देख रहे हो, दिस वाइट पोर्शन, दिस टोटल इज ऑफ हिमालयन रेंज। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो इसको मैं अगर जूम करूँ तो ये ये टोटल उत्तराखंड, नेपाल, ये हिमालय का पोर्शन है। और आप देखो कि ये जो न्यू दिल्ली वाला पार्ट है, ये हिमालय से ये इतना दूर है। सिमिलरली ये लखनऊ है, ये हिमालय से ये इतना डिस्टेंस। और ये पूरा टोटल नॉर्थ यूपी का पोर्शन है, और ये हमारे हिमालय से। ओके, तो ये मैंने आपको पूरी लोकेशंस गूगल मैप पे शो करी। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है। इंडिया को 2002 में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और भी कुछ पैरामीटर्स लिए गए। उसके हिसाब से इंडिया को टोटल 4 जोन्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स। सो ये 4 जोन, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 है। जोन 1 कुछ नहीं है यहाँ पर, जोन 2 से ही स्टार्ट होता है यहाँ पर सब चीज़। सो और ये पाया गया कि जो 59% ऑफ टोटल लैंड एरिया है अर्थ का, इंडिया का, वो लायबल टू सीज्मिक हैज़र्ड डैमेज है। इसमें इतना कैपेसिटी है इस एरिया में कि वो अर्थक्वेक से डैमेज कर सकता है। ओके, सो ये 4 जोन्स हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 2 इज़ अ लो रिस्क जोन, जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन, जोन 4 इज़ हाई रिस्क जोन एंड जोन 5 इज़ वेरी हाई रिस्क जोन। जो वेरी हाई रिस्क जोन है वो देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, ठीक है, अरुणाचल और असम वाला एरिया, ये बिहार का कुछ पोर्शन, उत्तराखंड का कुछ पोर्शन, ये JNK का कुछ पोर्शन, एंड ये गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन। तो ये 4-5 मेजर पोर्शंस हैं जहाँ पर ये वेरी हाई रिस्क जोन है, जो जहाँ पर अगर अर्थक्वेक्स आते हैं तो उनसे बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पहले भी, गुजरात में जो कच्छ में और भुज में जो अर्थक्वेक्स आए थे उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज देखा गया था। बिहार में जो अर्थक्वेक आया था 1935 में, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज देखा गया था। सो इंडिया को ये इन्होंने सीस्मिक जोन्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग ज़रा सा ब्रीफली देखते हैं कि अर्थक्वेक्स अकर क्यों करते हैं, क्यों अर्थक्वेक आते हैं। देखिए, जो हमारा अर्थ है, वो अर्थ के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और जो हमारे ओशंस हैं, वो 2 टाइप के क्रस्ट पाए जाते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। सो ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ये इनको हम लोग ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिनको हम लोग प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट्स। सो जो मेजर प्लेट्स हैं वर्ल्ड की, वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट। सो ये मेजर प्लेट्स हैं जो हमारी, इनसे क्या होता है, ये प्लेट्स मूव करती हैं, और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और जो एनर्जी सरफेस पे आकर के डिस्ट्रक्शन करती है। और ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये 3 तरीके से हो सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब प्लेट्स जब ऐसे पैरेलली मूव करें, डाइवर्जन मतलब जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएं, और कन्वर्जन मतलब जो 2 प्लेट्स आपस से करीब आए। सो टोटली अगर ये पूछा जाए अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, तो अर्थक्वेक्स अगर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स के मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सरफेस पे आकर के डिस्ट्रक्शन करती है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अब वो एनर्जी कितनी वो है, कितना पावरफुल है, अगर वो डैमेज करवा पा रही है तो वो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक हो जाएगा। अगर उससे कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है
तो एक लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं जो दिल्ली एनसीआर में जो अर्थक्वेक्स हैं उनका कॉज क्या है, क्यों आ रहे हैं। सो इसके पहले आप ये देख लो कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे बने थे और इंडिया की एक ब्रीफ हिस्ट्री की इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। प्लीज़ स्किप मत करना बिकॉज ये बेस है आगे को जानने के लिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 225 मिलियन ईयर्स अगो कि अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक साथ थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, और जिसके चारों तरफ एक लार्ज वाटर बॉडी जिसको हम लोग पैंथालसा बोलते थे। फिर हुआ क्या, ये पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया जिसको हम लोगों ने लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बोला। उसके बाद फर्दर ये लॉरेशिया और भी कॉन्टिनेंट्स और भी लैंड मासेस में टूटता गया, और गोंडवाना भी और भी कॉन्टिनेंट्स में टूटता गया, लैंड मासेस में टूटता गया। इसकी वजह से जो प्रेजेंट डे है उसमें हमारे ये कॉन्टिनेंट्स जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली इंडिया का सिचुएशन था, इंडिया कैसा बना था। इंडिया बना था इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, मतलब ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये जो आप नीचे से देख रहे हैं, नीचे से आ रहा है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, मतलब ये जो नीचे वाला लैंड का पार्ट है। अब जब ये लैंड मास एक दूसरे से दूर भागने लगे तो ये जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसका मूवमेंट नॉर्थवर्ड हुआ। ये गोंडवाना लैंड से टूट करके ये नॉर्थवर्ड मूव करने लगा, और नॉर्थवर्ड मूव करते करते धीरे करते करते ये जो यूरेशियन प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट जो थी, इस पे जाके स्ट्राइक किया। इस पे जाके स्ट्राइक करने की वजह से कॉन्टिनेंटल कॉन्वर्जेंस हुआ। ये इंडिया की जो लैंड मास था ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, और यूरेशियन भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ और हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जितने भी सेडिमेंट्स थे, यहाँ पर एक जियोसिंक्लाइन था जिसको हम लोग तैथिस सी बोलते हैं, वो फोल्ड हुआ, और उसकी वजह से हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ लैंड मास का फॉर्मेशन हुआ उस ज़माने में। सो ये एक टोटल था, एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इंडिया कैसे बना। अब हम लोग ये देखते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस फिनोमेना को। स्टडीज़ हैव इंडिकेटेड दैट इंडियन प्लेट हैजंट कम टू रेस्ट। स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो इंडियन प्लेट मूव करके नॉर्थवर्ड मूव करके आई थी, ये अभी भी शांत नहीं है, ये अभी भी रेस्ट पे नहीं आई है। 55 मिलियन ईयर्स पास हो चुके हैं इंडियन प्लेट को कोलाइड करते हुए, लेकिन अभी भी इंडियन प्लेट शांत नहीं है, एंड इट इज़ स्टिल मूविंग इनटू द एशियन प्लेट एट 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ये जो इंडियन प्लेट है ये एशियन प्लेट के अंदर मूव कर रही है, एशियन प्लेट से सबसाइड कर रही है एट अ रेट ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अभी भी आज भी ये ऐसे मूव कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग जानते होंगे कि हिमालयाज़ का अभी भी फॉर्मेशन हो रहा है। हिमालयाज़ अभी ठीक से फॉर्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी इनकी हाइट राइज कर रही है बिकॉज इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर सबसाइड कर रही है। More importantly, the crust has deformed under Himalaya in such a way that rocks are still in tense and tremendous amount of strain. क्रस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्रस्ट है हिमालय की, वो इस तरह से डिफॉर्मेशन हुआ है, इस तरह से ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ टेंस या स्ट्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में तनाव बोलते हैं, वो अभी भी जो इंडियन प्लेट है और जो नीचे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर बहुत सारा तनाव अभी भी मौजूद होता है। और जैसे उनको कोई जगह मिलती है वो स्ट्रेन रिलीज़ करने को, ठीक है, जैसे हल्का फुल्का मूवमेंट हुआ और इन प्लेट्स को रूम मिल गया या स्पेस मिल गई उस स्ट्रेन या उस तनाव को रिलीज़ करने को, तो वो इस तनाव को तुरंत रिलीज़ करते हैं। और यही स्लो रिलीज़ ऑफ जो तनाव, यही जो स्लो रिलीज़ ऑफ स्ट्रेन जो ये प्लेट्स रिलीज़ कर रही हैं, यही माइल्ड अर्थक्वेक्स जो कि दिल्ली में एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, ये उसी की वजह से हो रहे हैं। ओके, इफ़ दे फाइंड सम रूम टू शिफ्ट, मूव एंड और इवन ब्रेक अपार्ट, दिस शो रिलीज ऑफ टेंशन व्हाट दिल्ली सीजन एक्सपीरियंसिंग इन फॉर्म ऑफ माइनर अर्थक्वेक्स। ज़रा सा भी उनको स्पेस मिलता है मूव करने का या शिफ्ट करने का या टूटने का, तो तुरंत करते हैं, और इसी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है हल्की फुल्की, वही दिल्ली में एक्सपीरियंस की जा रही है। ओके, सो
दिसंबर 2013 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, जो किसने किया था? कुशल राजेंद्रन ऑफ IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, एंड CP राजेंद्रन जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, दोनों ही इंस्टीट्यूशन बैंगलोर में हैं। इन्होंने ये लिखा कि 500 किलोमीटर सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया is the largest section of Himalaya that has not experienced a very large earthquakes in the past 200 to 500 year। तो ये बोलते हैं कि एक 500 किलोमीटर का लॉन्ग सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप बन गया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसने पिछले 200 से 500 साल में कोई भी बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो बेसिकली सीस्मिक गैप होता क्या है? सीस्मिक गैप refers to the portion of a fault that hasn't experienced quakes in while though it should have। तो सीस्मिक गैप क्या होता है? एक ऐसा फॉल्ट का पार्ट जो कि अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसने कोई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। इंडिकेटिंग इट्स बिल्डिंग स्ट्रेन दैट कुड हैव लेटर रिलीज इन वन लार्ज बस्ट। और ये भी बताता है कि कभी भी मतलब ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना स्ट्रेन स्टोर्ड है, कितना तनाव स्टोर्ड है, और वो तनाव एक साथ भी एक बड़े से अर्थक्वेक में रिलीज हो सकता है। सो जो ये रिसर्च पेपर था, इसमें क्या बोला गया कि जो सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इसने 200 से 500 साल के बीच कोई भी बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है। ओके, लास्ट टाइम जब सेंट्रल हिमालयन गैप ने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया था वो 1803 में किया था, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, 200 साल लगभग हो गए हैं। और उसके पहले जब एक बड़ा अर्थक्वेक ये एक्सपीरियंस किया था सेंट्रल हिमालयन गैप ने, वो 1505 में किया था। सो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम 1803, तो मतलब 200 साल लगभग बीत गए हैं कि इस पूरे एरिया ने एक बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसा कुछ उसमें इतना स्ट्रेन स्टोर कर हो गया हो कि वो या तो धीरे धीरे निकल रहा है जो माइल्ड अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आगे चल के एक हमें बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिले। सो आगे क्या बोला जाता है? द पेंडिंग मेगा क्वेक। पेंडिंग मेगा क्वेक मतलब जो माना जा रहा है कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है या आएगा दिल्ली NCR में, उसमें इट वुड रिलीज इवन मोर एनर्जी देन प्रीवियसली बिलीव। वो ये बोला जाता है कि ये एनर्जी जो है ज़्यादा हो सकती है, मतलब जितना हमने सोचा है उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो नेपाल बिहार अर्थक्वेक आया था 1934 में, वो इतना भयानक वे में आया था कि उसने थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा स्ट्रेन इस सेंट्रल हिमालयन गैप में ट्रांसफ़र कर दिया था। थोड़ी एनर्जी क्या हुई थी, थोड़ा तनाव इस सेंट्रल हिमालयन गैप में ट्रांसफ़र कर दिया था, और उस स्ट्रेन की वजह से माना जाता है कि 2015 में जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, वो इस स्ट्रेन जो कि बिहार के अर्थक्वेक ने ट्रांसफ़र किया था वहाँ पर, उसकी वजह से आया था। सो अब ये क्वेश्चन राइज करता है, क्या इज़ अ बिगर अर्थक्वेक कमिंग अप? क्या इससे बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है? द प्रॉब्लम इज दैट द पार्ट ऑफ द क्रस्ट इन क्वेश्चन कंटेन्स जस्ट टू मच एनर्जी दैट अ बिग अर्थक्वेक मे हैपन। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल भी इतनी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है कि हम लोग अर्थक्वेक को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकें। सो ये कहना बहुत ही वेग होगा कि अर्थक्वेक आने ही वाला है या अर्थक्वेक नहीं भी आने वाला है। इट्स टोटल अ नेचुरल फिनोमेना कि बस साइंटिस्ट अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रेन स्टोर्ड है, वो रिलीज़ होगा, इस वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। एट द टाइम लॉरेंट बॉलिंगर, अ जियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक कमीशन, ने BBC को बताया, early calculation suggests that the earthquake is probably not big enough to rupture all the way to the surface, so there is still likely to be more strain stored, and we should probably expect a bigger earthquake to the west and the south of this one coming decade। उन्होंने ये भी बोला, क्या बोला कि जो अर्थक्वेक है वो उसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं। जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं अभी रिसेंटली जो दिल्ली में आ रहे हैं, उसमें इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इतना रप्चर नहीं हो रहा है। सो हो सकता है कि अंदर और भी स्ट्रेन स्टोर हो और हम लोग प्रोबेबली फ्यूचर में साउथ और वेस्ट पार्ट में एक बड़ा अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या देख सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस।
ये इस मतलब ये सिर्फ बोला गया है, ऐसा होगा कि नहीं होगा इट इज़ नॉट, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद AK शुक्ला, फॉर्मर हेड ऑफ अर्थक्वेक रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि IMD, वो ये बोलते हैं कि दिल्ली के आसपास जो फॉल्ट सिस्टम्स हैं उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, उनके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो 6 to 6.5 का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ला सकें, प्रोड्यूस कर सकें। फिर से मैं वही बात कहूँगा, इट्स ओनली अ प्रोबेबिलिटी। अर्थक्वेक मॉनिटर नहीं किया जा सकते हैं प्रॉपरली, बस हम उनको एक तरीके से हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके, अब अगर दिल्ली में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उससे ऑब्वियसली बात है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज ड्यू टू डेवलपमेंट, हाफिज़ार डेवलपमेंट इन दिल्ली। दिल्ली बहुत ही क्लमजी वे में डेवलप हुआ है, वहाँ की कॉलोनीज़ बहुत डेंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं। ऐसा माना गया है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि 2/3 ऑफ द कैपिटल पॉपुलेशन लिव इन इलीगली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस। मतलब NCR की जितनी भी 2/3 पॉपुलेशन है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड, यानी गैर कानूनी तरीके से बनाए गए घरों में रहती है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द दिल्ली NCR में जितनी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है एज़ पर नॉर्म्स, मतलब जो कि सरकार ने, जो कि BIS ने नॉर्म्स रखे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है वो बिल्डिंग्स। सो अगर एक थोड़ा हाई इंटेंसिटी का डैमेज आता, ट्रेमर आता है, झटका आता है, तो उससे काफ़ी डैमेज वो हो सकती हैं। सो इससे बचने का एक उपाय है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग BIS बोलते हैं, और कोई भी सिविल इंजीनियर काम कर सकता है, वो उसको कहते हैं हम लोग रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि आपने बिल्डिंग तो बहुत पहले बनाई थी, तब वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थी, लेकिन अब आप उस बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हो बाय यूजिंग पिलर्स। खिड़की, दरवाजे एक्सेट्रा पे पिलर्स खड़े करके, मोटे मोटे बड़े बड़े मजबूत पिलर्स खड़े करके आप उस बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हो। सो रेट्रोफिटिंग इज अ प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अ बिल्डिंग एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। अब दिल्ली, कानपुर और अदर सिटीज़ में क्या रिस्क है? बेसिकली जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इनसे दिल्ली, NCR और कानपुर में ये सारे शहर अर्थक्वेक से बहुत प्रोन हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी कहानी और है, पूरी सुनिए पहले। लखनऊ जो है वो लखनऊ फैज़ाबाद फॉल्ट में लाई करता है। ओके, इट लाइज नियर लखनऊ फैज़ाबाद फॉल्ट, जिसका सीज़मिक गैप 350 ईयर्स है। मतलब 350 साल से लखनऊ और उसके आसपास एरियाज़ ने कोई मेजर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट ऑल द टेक्टोनिक फीचर्स दैट कॉज अर्थक्वेक्स आर इनएक्टिव इन लखनऊ एंड कानपुर। जो टेक्टोनिक फीचर जिनसे अर्थक्वेक आता है वो लखनऊ और कानपुर के आसपास इनएक्टिव हैं। ओके, क्यों? बिकॉज जो जितने भी एरियाज़ हैं ये गंगा के एलुवियम, मतलब जितने भी रिवर्स ऑफ गंगा, ये गंगा प्लेन के एलुवियम हैं, इस पे बने हैं, जिसकी वजह से ये जितना भी मोटा एलुवियम है, थिक एलुवियम, दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। ओके, जितना भी एलुवियम है एक एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है और अर्थक्वेक का इम्पैक्ट कम कर देता है। सो अगर मान के चलो अगर हल्का फुल्का अर्थक्वेक आता भी है, सो उसका इम्पैक्ट कम होगा और डैमेज भी बहुत कम होगा। ये एक मैप है जो कि उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ ने प्रिपेयर किया है, अर्थक्वेक जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मीडियम मॉडरेट डैमेज रिस्क है इसमें, और जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसमें लो डैमेज रिस्क है। तो जो लखनऊ आता है, वो जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वो आता है मॉडरेट डैमेज जोन में, और जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिमालय से क्योंकि बहुत नज़दीक है इसलिए ये हाई डैमेज जोन में आते हैं। ओके, सो ये बेसिकली पूरा था अर्थक्वेक्स के बारे में, क्यों अर्थक्वेक दिल्ली में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों, क्या बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, जो कि जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।